हम फिर से हाजिर हैं अपने बातचीत के सिलसिले को दोबारा हरीश जी के साथ शुरू करते हुए। हरीश जी, हिमालय, पर्वत, जंगल, ये आपके घर जैसे, तो घर जैसे नहीं, मेरे घर हैं, घर हैं, मेरी और पहचान है। आपकी पहचान है। तो हिमालय को लेके आपके विचार क्या हैं कि अभी हिमालय में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहाड़ को भी अब पवित्रता से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए प्रदूषण की तरफ बढ़ रही हैं। हालांकि उत्तराखंड में ये स्थिति अभी बहुत भयावह नहीं है, लेकिन भयावह रूप ले, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं और इस पर देखिए, क्या? हम लोग हिमालय से, प्रकृति से, उसके सानिध्य में और आशीर्वाद में ही आगे बढ़ सकते हैं। हिमालय, जंगल, गंगा, यमुना, देवभूमि, देवस्थल, ये हमारी पहचान है, हमारे जीवन है। हमारे जीवन का जो कुछ भी अच्छा है वो यही है। तो हम इनके साथ ही इनके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी पूरी जो फिलॉसफी है, जो काम करने की पद्धति है, सोच है, वो इसी के चारों तरफ है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे, जिस तरह से आपने बताया देवभूमि से, मेरा एक प्रश्न ये जुड़ा हुआ आया कि आपका आध्यात्मिक गुरु कौन है? क्या उनके बारे में कुछ चर्चा हो सकती है? नहीं, मैं बहुत गरीब व्यक्ति था। मेरे तो गुरु जो है गांव में जो है एक बाबा जी आते थे, नारायण गिरी जी, वो गुरु थे। बल्कि मेरा नाम उन्हीं ने ही रखा। अच्छा। और अब उन्हीं के गुरु शिष्य आते हैं, तो वो गुरु शिष्य परंपरा जो परिवार की है, वो जो पारिवारिक गुरु है। अच्छा, बाकी समय समय पर बहुत सारे लोगों ने, साधु संतों ने भी अध्यात्म में आपका कितना विश्वास है? कितना ईश्वर को आप अपने करीब पाते हैं? देखिए, हम जैसे लोग जो है बिना ईश्वर के सहारे के, उसके भरोसे के खड़े भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं अंधविश्वासी नहीं, अंधविश्वासी नहीं, मैं ईश्वर विश्वासी। ईश्वर में विश्वास। मैं धर्म भीरू नहीं हूँ, मैं धर्म का आदर करता हूँ, धर्मों का आदर करता हूँ। और मेरा मानना यह है कि यदि आप मनुष्य भी आत्मा से प्रेम करते हैं तो आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर से आदर। आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकारते हैं कि दूसरे की धार्मिक, मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे के धर्म का आदर करते हुए मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकारता हूँ, और उस पर मुझे गर्व भी है। अच्छा, जब उत्तराखंड की बात हो तो उत्तराखंड की बात के साथ गंगा की बात ना हो, ये थोड़ा सा फीका रहेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गंगा उत्तराखंड से निकल के गंदी कहाँ से होना शुरू होती है? उत्तराखंड से ही शुरू हो जाती है या उत्तराखंड के बाद से गंदी? जहाँ भी प्रकृति के संपर्क से वो बाहर मानव संपर्क में आती है जी, तो थोड़ा थोड़ा असर तो सब जगह पड़ता है जी। लेकिन मैं परसेंटेज में बात करना चाह रहा हूँ। पानी में उसके, जिसको हम प्रदूषित तत्व कहते हैं, उनका प्रवेश ऋषिकेश के जहाँ, वहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ता है शुरुआत। मगर फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में गंगा के जल की पवित्रता और कायम है, उसकी शुद्धता कायम है। और हम तो जितना है भी उसको भी नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। और उसमें पहले गंगा रिवरवेशन अथॉरिटी बनी, उसके जरिए काम हुए। उससे पहले गंगा सफाई का अभियान चला, उससे चला। अब उसका नाम नमामि गंगे रख दिया है। हमने कहा भाई, हम तो गंगा को रोज ही नमामि करते हैं, अच्छी बात है, आप भी नमामि कर रहे हो, तो हम पूरा सहयोग करेंगे, हम सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक अभी बड़ी चर्चा है कि आपने एक टीम बनाई है संजीवनी बूटी को खोजने के लिए। हालांकि ये बहुत कुछ लोगों ने आमतौर से ये बहुत प्रसिद्ध बात है कि हिमालय जो है वो औषधि पौधों का, औषधि फलों का विलक्षण औषधियाँ केंद्र हैं। बल्कि कुछ उसमें से हमारा परंपरागत ज्ञान की धारा के कमज़ोर पड़ने से
विस्मित भी हो रही हैं, लोगों की उसमें नहीं आ पा रही हैं नॉलेज में, मगर हैं वो जी, मैं जड़ी क्षमा बूटियाँ चाहूँगा आपको कुछ रोकने के लिए। जलवायु परिवर्तन से कुप्रभावित होकर के विलुप्त हो रही हैं तो नहीं कहूँगा, हो सकता है वो जहाँ पहले पैदा होती थी उससे कुछ आगे और ठंडी जगहों में पैदा होने लग गई हों। एक प्रश्न मेरे लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है अभी भी, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि संजीवनी बूटी है, हालांकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में सब जगह इस चीज़ का वर्णन है कि संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत में थी, जिसको हनुमान जी यहाँ से उठा के सुसेन वैद्य के निर्देशानुसार ले गए। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, अचानक कैसे मतलब देखिए औषधि पौधे यहाँ पे बहुत हैं, मुझे मालूम है कि हिमालय के ऊपर ही आयुर्वेद का 80% व्यवसाय औषधियाँ निर्भर करती हैं। ये प्रेरणा अचानक आपके मन में? देखिए, आप मानव सभ्यता के विकास को देखिए, जो त्रेता के पात्र हैं उनका सामंजस्य तो नहीं जोड़ पा रहा है हमारे क्षेत्र से, मगर जो द्वापर के पात्र हैं, हस्तिनापुर कहते हैं, हस्तिनापुर के बाद जो है ये कहा गया कि इंद्रप्रस्थ में अश्वमेध यज्ञ हुआ है। तो इंद्रप्रस्थ का जो वर्णन आता है वो वर्णन हमारे विकासनगर के क्षेत्र से मिला जुला लगता है। और हमारे यहाँ इलाका मंडल है जहाँ लक्ष्य ग्रह बनाया गया और पांडवों को रखा गया और गुफा से निकाला गया और वहाँ है। और सराउंडिंग जहाँ इंद्रप्रस्थ, जहाँ हस्तिनापुर कहा जाता है, ये सब उसके नज़दीक हैं। विराट नगर दूसरी धारा की तरफ को है, तो विराट नगर भी एक हकीकत है आज के दिन भी नेपाल के अंदर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब हम एक अंश सही है तो इससे कहीं न कहीं संबंध जोड़ता है। ऐसा लगता है कि हनुमान जो है जब बूटी खोजने के लिए आए तो वो द्रोण पर्वत में गए, आज भी हमारे वहाँ द्रोणागिरी है, और वो जड़ी बूटी औषधियों का भंडार है, आज भी भंडार है वो। अब उसमें संजीवनी है या नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन दुर्लभ औषधियाँ हैं, उनमें से कौन औषधि वास्तविक अर्थों में संजीवनी हो सकती क्या हम है। इसको आपके इस जवाब के रूप में समझें कि आपको इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं ईश्वर से और हनुमान जी से मिली? नहीं, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहता। मैं विशुद्ध रूप से जब से मुख्यमंत्री बना हूँ तो मैं अपना लाभ, अपने राज्य का लाभ देखता हूँ। मुझे लगा कि यदि सब कहते हैं संजीवनी है और मेरे हिमालय को, मेरे इस भूभाग को, उत्तराखंड को औषधि का भी भंडार माना जाता है, तो इसमें यदि एक ऐसी दुर्लभ औषधि मिल जाती है तो मानवता की भी सेवा हो जाएगी, हमारे क्षेत्र की भी सेवा हो जाएगी। कुछ लोग अपने को वॉलंटियर कर रहे हैं, मैंने भी उनसे कह दिया साबस आगे बढ़ो। और मानव की का स्वभाव खोज है और कुछ खोज करके निकाल ही लाते हैं। हर चीज़ की खोज से पहले उसको असंभव माना गया। तो कहा भी जाता है कि कुछ आवश्यकता की जरूरी है। अच्छा, एक प्रश्न ये है मेरा आपसे कि आध्यात्मिक गुरु नहीं सही, आपका राजनीतिक गुरु कौन रहा है जिसको आप आदर्श के रूप में आप मानते हैं, जिसने आपको राजनीति सिखाई? देखिए, थोड़ा बहुत जिन्होंने मुझे सिखाया वो एक दलित एक्टिविस्ट थे, एससी थे, उनका नाम था सुशील कुमार निरंजन। वो कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर थे, एक अखबार निकालते थे। मैं उस समय इंटरमीडिएट करने गया तो उन्होंने उस समय जो है थोड़े राजनीतिक विचार मेरे मन में डाले और मुझको कई महापुरुषों की जीवनियों से, कामों से उन्होंने मुझको प्रेरित किया, उनकी जानकारियाँ दी। तो वहीं से मेरा राजनीति की तरफ या सामाजिक कामों की तरफ रुझान बना और वो मन से एक सामाजिक विद्रोही थे। अच्छा। तो वो मुझसे कहते थे कि परिवर्तन लाना है, कुछ करना, रिफॉर्मेशन की बात है, कुछ करना, कुछ सामाजिक सुधार, कुछ करना है। बल्कि उनका जो अखबार निकलता था उसका नाम क्रांति मशाल था। अच्छा, मतलब वो एक पत्रकार थे। वो एक पत्रकार थे और दलित एक्टिविस्ट थे।
बहुत बात भूमिहीनों की सबकी करते थे। उनसे मैंने राजनीति के कुछ अंश सीखे। वो आपकी तो पार्टी आप उनको से भी जुड़े हुए थे वो? ना, बाद में वो हमारी पार्टी से जुड़ गए थे। उनका और, नाम सुशील कुमार निरंजन। अभी हैं वो? ना, नहीं है, नो। अच्छा, राजनीतिक गुरु की बात के साथ बाकी हमारी गुरु इत्यादि जो थी वो इंदिरा जी थी। इंदिरा जी। उनके नाम लेकर के हम लोगों का आप ये कह सकते हैं कि हम जो है वो जो उसका पात्र था ना महाभारत का, जिसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था जी, और एकलव्य। तो हम लोग जो है उन्होंने कभी हमको नहीं कहा तुम हमारे शिष्य हो, लेकिन हम लोगों ने उनके व्यक्तित्व को जो है अपने गुरु के रूप में, माँ के रूप में, प्रेरणा के रूप में देखा। तो आज भी वही उनके ही शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं। इसीलिए हम गरीब, गांव, महिला, दलित, कमज़ोर, पिछड़े, अल्पसंख्यक इनकी बात करते हैं, क्योंकि गुरु हो न हो, गुरु वाक्य की तो मार्गदर्शक होते हैं ना। तो ये इंदिरा जी के गुरु वाक्य थे जो आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, जब लोग एक वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करना चाहते हैं, एक विशेष धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, एक विशेष जाति की राजनीति करना चाहते हैं, या एक विशेष तबके की राजनीति करना चाहते हैं, तो हरीश जी कितना अपने आप को मजबूत पाते हैं कि सर्व वर्ग के एक नेता के रूप में आपकी मान्यता है? देखिए, जैसा कि मैं जानता हूँ, तो प्रश्न इसमें मेरा ये है, एक यथार्थ है जी जीवन का, क्योंकि कुछ गरीब हैं, अलग अलग स्टेटा होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो आपको उनके साथ अपने को जोड़ना होता है। मगर आप यदि वर्ग की बात करेंगे, यदि आप जाति धर्म की बात करेंगे, मेरा प्रश्न ये है, आप क्षेत्रवाद की बात करेंगे, तो ये भारत के स्वभाव से मेल नहीं खाता है। भारत का स्वभाव जो है सहिष्णु स्वभाव है, उदार है। हमारी जो सनातन धर्म है वो पता नहीं कब अवतरित हुआ धरती में, कौन लोग लेकर के आए। इसीलिए इकबाल ने कहा ना कि रोमा भी आए, रोला भी आए, फला भी आए, वो भी आए, कारवां बनता गया। तो एक हमारी सभ्यता एक कारवां के रूप में बनी है आगे जो है। तो इस पर समय के साथ सभी के फुटप्रिंट हैं, और उदारता इसका स्वभाव रहा, इसलिए ये निरंतर बढ़ता गया। और धर्मों को आप बता सकते हैं, ईसा धर्म कब आया, आप बता सकते हैं इस्लाम कब आया, इवन यहूदी धर्म कब आया, बौद्ध धर्म, लगभग सारे धर्मों को बता लेकिन कोई सनातन धर्म कब आया नहीं बता सकते। हाँ, नहीं बता सकते। और आपका इसीलिए गहरी सोच है। इसीलिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी सनातन धर्म में लोगों ने उदारता के समावेश को समाप्त किया, उदारता को बदलने की, धारा को बदलने की कोशिश की, इसको अनुदार बनाया और सहिष्णु बनाया, तब जो है इस धर्म से या तो दूसरे धर्म निकल गए, पैदा हुए, हाँ, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो जैनी हों, चाहे वो लेटेस्ट सिखिज्म है, उससे पहले बौद्ध हैं, और ये सब निकले, क्योंकि ये जो इसके स्वभाव को बदलना चाह रहे थे, उनके खिलाफ लोगों का विद्रोह था। लेटेस्ट इसका उदाहरण जो है आर्य समाज है, वो भी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के तौर पर आपकी बात से सहमत हूं, आपके स्वभाव से। और इसीलिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम तब राष्ट्र बने जब उदार रहे। अशोक तलवार के बल पर भारत तो बना पाया, लेकिन भारत का सम्राट नहीं बन पाया। सम्राट तब बना जब उसने उदार हुआ। तो उदारता हमारे डीएनए में। मुस्लिम धर्म में बाबर ने तलवार से जीता, लेकिन सम्राट उसका पोता ही बना, अकबर, क्योंकि उसने सबको जोड़ने की कोशिश की। उसने अपने महल में, कोई कल्पना कर सकता है कि मुस्लिम महाराजा के महल में जो है ना हिंदू नवरत्न होना, मनुष्य होना तो अलग बात है, वहाँ मंदिर होंगे, वहाँ पूजा होगी, तो उसने उसको अलाउ किया, और इसीलिए उसने दीन इलाही की बात कही। और देखिए, उदारता का समावेश किया, और जैसे ही वो उदारता समाप्त हुई
हैं? जी तो मुगल सम्राट का पतन स्टार्ट हो गया। जी जी जैसे उनके बहुत- पोते बहुत सही आकलन, पड़पोते जो बहुत है, सही आकलन। जैसे गांधी हम में फिर उदारता लाए, जी जी, हम बहुत अपनी सही आज़ादी की आकलन। लड़ाई नहीं जीत पाते यदि गांधी ने बहुत सभी धर्मों को नहीं जोड़ दिया जी, होता, जी। दलित को नहीं जोड़ हाँ, दिया होता, हाँ, हैं? हाँ, पिछड़े को उनका नहीं कहना जोड़ था दिया था, वैष्णव उन्हें जनतों सभी के वर्गों लिए हाँ, जो पीर पढ़ाई जानी है। उन्होंने इसमें कमज़ोर को जोड़ा। जैसे ही कमज़ोर को जोड़ा तो हमारा नेशनल मूवमेंट शक्तिशाली हो गया और अंग्रेज़ को भागना पड़ा। तो आज भी यदि हमको महाशक्ति बनना है तो हमको उदार होना पड़ेगा, सहिष्णु होना मैं पड़ेगा। आपकी बात आप से सहमत इतिहास की, आप गंगा की धारा को आगे तो लेकर के जा सकते हैं, आप पीछे की तरफ गंगोत्री की तरफ धारा को नहीं मोड़ सकते। तो हमारे कुछ लोग जो है जो उल्टी दिशा की तरफ गंगा की धारा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो हिंदुइज्म ही समझ लो या जी। कुछ भी कह अच्छा, लो, एक अंतिम- उसका बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जो ये इस तरह की राजनीति करते हैं लोग, क्षेत्रवाद की, जातिवाद की, धर्म की, एक संप्रदायवाद की, तो वो क्या देश के लिए आप उनको खतरा मानते हैं? और देश के साथ साथ क्या आप अपनी राजनीति के लिए भी उनको खतरा मानते हैं? देखिए उनका अस्तित्व है? सत्य दीर्घकालिक। सर्वत्र विजेते, जी जो सत्यता है जी वो वही है जी जो सनातन धर्म का स्वभाव है, जी जो भारत का स्वभाव है। मेरे प्रश्न तो मेरे प्रश्न मैं का वही सीधा जवाब मैं दीजिए। सीधे वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। यदि कुछ लोग क्षणिक रूप से या कुछ समय विशेष के लिए बहुत शक्तिशाली दिखाई दे सकते हैं, बड़े विजेता दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक तौर पर वही होगा जो इस धरती का स्वभाव है। और इसका धरती का स्वभाव है जो सबको प्रकृति का स्वभाव है, जो सबको लेकर के चल सकेगा, वही भारत, जो उदारता, जो हाँ उदारता वही का भारत, स्वभाव है। वही भारत को एक रख सकेगा, वही लेकर के चल सकेगा। और इसलिए मुझको अपने पार्टी और अपने सिद्धांतों पर आज भी भरोसा है। हमारी संख्या भले ही 44 आ गई हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि आज भी यदि भारत को जोड़ना है तो फिर कांग्रेस को ताकत देनी। एक प्रश्न जो है अब आपके प्रदेश को लेके है, कौन से ऐसे सपने हैं आपके, कौन से ऐसे सपने हैं जिनको आप अभी भी पूरा करना चाहते हैं, अभी पूरे नहीं हुए? देखिए, आपने बड़ी बात कही। हमारी लड़ाई पिछड़ेपन से है, जी गरीबी से। अभी मेरे राज्य में गरीब हैं जी और बड़ी संख्या है गरीबों की, जी 30-35% के करीब आएंगे। अभी भी कुपोषण से लड़ाई है, अशिक्षा से भी लड़ाई है। तो इन देखो, मैं बड़ा सपना मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल एक बहुत ही समृद्ध शक्तिशाली उत्तराखंड बनाऊंगा, जी न मेरी उतनी लंबी जिंदगी रहनी है, नहीं, ईश्वर करे आपकी जिंदगी लेकिन रहे। और लोकतंत्र के अंदर कितना समय किसको जनता देती है, मगर इस समय हम अपने सपने को एक अच्छा उत्तराखंड बनाने की, एक विकसित उत्तराखंड बनाने के, उसकी तरफ ठीक चल रहे हैं। और बड़ी आपदा आई थी 13 में, लेकिन अब उबर करके उत्तराखंड एक विकसित होते हुए राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। मैं इसी सपने को आगे ले चलना चाहता हूँ। यदि आज हम 13% वार्षिक विकास दर बनाए हुए हैं, मैं इसको 18-20 के करीब लेकर के केंद्र का जाना कितना चाहता हूँ। सहयोग आपको मिल रहा है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, और कितना अपेक्षित है? जितना मिल रहा है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, और दो बातें अलग अलग है। एक, आप कहेंगे कुछ मिल रहा है, मैं कहूँगा हाँ कुछ मिल रहा है। जी, यदि आप कहेंगे ये आपकी अपेक्षा के नहीं, अनुरूप मिल अपेक्षा नहीं, अपेक्षा का तो कोई सीमा नहीं है। रहा है? अच्छा, लेकिन जितना बनता है उतना मिल रहा है, हाँ। तो मैं कहूँगा अभी उतना नहीं मिल रहा है। शायद कुछ परिवर्तन आ रहा है केंद्र की सोच में, तो हमारे राज्य के प्रति भी सोच में परिवर्तन आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो ये समझेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें पर्टिकुलर होकर पूछना चाहूँगा कि अभी ऐसे कौन से मंत्रालय हैं केंद्र के कि जिनसे उत्तराखंड को सहयोग मंत्रालयों से नहीं मिल रहा है? मैं मंत्री और राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहता इसको। कौन से ऐसे मंत्रालय हैं अब देखो, जिस मंत्रालय से सबसे ज़्यादा हाँ मुझको अच्छा वो है, जी अब उस मंत्रालय
मेरे आवश्यकता के बजट में ही कटौती हो गई है। जी, वो मंत्रालय कौन सा है? जैसे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, अच्छा। फ्लड प्रोटेक्शन जी। हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जी। वहाँ फ्लड प्रोटेक्शन का बजट ही गायब हो गया है। जी। दूसरा, पानी हमारी बड़ी ज़रूरत है, जी। पेयजल का बजट ही जो है बहुत कम हो गया है। तो केंद्र के नज़रिए में जो परिवर्तन आया है, उसका दुष्प्रभाव आपको कई क्षेत्रों में हमारे विकास पर पड़ रहा है। जी। जैसे सामाजिक सुरक्षा है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जी, अब प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक जी, जो SC ST की छात्रवृत्ति है, पूरी तरीके से केंद्र वित्त पोषित है। जी। यहाँ केंद्र सरकार पैसा ही नहीं दे रही है, 133 करोड़ रुपया चाहिए। अच्छा, आप जैसे ये केवल आपके प्रदेश में रुका गया है या नहीं, आपकी और भी अन्य प्रदेशों में? और भी है, लेकिन कुछ को थोड़ा मिल जा रहा है, हमारे पास हमको जरा सा कम मिल रहा है। मतलब कुछ पैसा अब मिल रहा है। हम हैं, हम साधनहीन हैं, हमको और जरा सा भी रोक ले रहे हो तो हमारी चीख निकल जा रही है। तो उसी तरीके से कुंभ है। जी। अब आपने सबको पैसा दिया कुंभ में, हमको नहीं दिया। एक तो बड़ा प्रश्न अब इसमें ये उसी बनता तरीके है। से हमारी ज़्यादातर योजनाएं जो है बाह्य सहायता आधारित हैं। जी। उसमें फंडिंग पैटर्न चेंज करने की बात है। वो हम चाहते हैं कि फंडिंग पैटर्न चेंज कर दें, जो पुराना अनुपात था उसको कायम रख दें, तो हमको सहूलियत हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राज्य के हित के हैं, अच्छा, तो उनसे GST केंद्र के नीतियों में परिवर्तन का टकराहट हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ कोई जानबूझ करके कर रहे नहीं करना चाहता, क्योंकि ये व्यक्तिगत मेरा आपसे बातचीत का एक वो है। फिर भी एक प्रश्न और बनता है कि एक कोई ऐसा मंत्रालय केंद्र सरकार का जो आपसे सहयोग करता है और आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की मैं तारीफ करना चाहूँ। वैसे तो कुछ मंत्री बहुत पॉजिटिव हैं जी, जैसे जावड़ेकर है, जी, जैसे उमा भारती है, जी, जैसे और भी कुछ मंत्री हैं। दे आर एसेट, रियल एसेट है। हाँ, जिनसे उत्तराखंड को सहयोग मिल इवन रहा है। टू सर्टेन एक्सटेंट हाँ। अरुण जेटली जी जो है। मैं नितिन गडकरी जी का विशेष तौर पर, मैं वेंकैया जी भी हैं, मगर नितिन गडकरी जी का नाम इसलिए लेना चाहूँगा, वो चीज़ों को, आइडियाज़ को ग्रैस्प करके, पकड़ करके उनको इम्प्लीमेंट करने का मादा रखते हैं। अच्छा। तो ऐसे मंत्री किसी भी गवर्नमेंट के लिए एसेट होते हैं। तो उनसे स्नेह हमारा है, इसलिए है कि वो हमको दिखाई देता है ये यदि दूसरे की इतनी तेजी से मदद कर रहा है तो मेरी भी शायद मदद कर दे। अभी तो शायद स्वभाव अभी शायद आप उनके स्वभाव से लेकिन जब भी हमने उनको जो सुझाव दिया, उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया और उसको आगे बढ़ाया। अच्छा, ये तो रही केंद्र और राज्य की रिश्ते की बात। अब हमारी बात का समापन का समय आ रहा है, तो मैं इसका समापन इस बात से चाहूँगा कि आपके जीवन का वो अविस्मरणीय क्षण जो आप कभी नहीं भूलेंगे, वो कौन सा था, अच्छा या बुरा? अविस्मरणीय क्षण जो जिसका विस्मृति होता नहीं है, आप भूलना चाहते हैं, या अच्छे के नाते नहीं भुला सकते हैं, या बुरे के नाते नहीं भुला सकते हैं, ऐसा कोई इच्छा? जिस दिन मैंने अपनी माँ को खोया, मैं काम ही में लगा रह गया और फिर चुनाव आ गए। मुझे पता भी नहीं चल पाया मेरी माँ को इतना गंभीर कैंसर है, और मैं उसका इलाज नहीं कर पाया, जबकि मैं उसमें सांसद था। तो जिस दिन मैंने अपनी माँ को खोया, वो क्षण मुझको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जीवन में वो दूसरी बार क्षण नहीं आएगा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर मैंने पूछ लिया, उसको समझना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आप अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं इस व्यस्ततम भाग दौड़ की जिंदगी में? मैं अपने परिवार का बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने कभी ये सवाल नहीं किया, और समय दे पाने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। आप या तो बड़े परिवार को समय देंगे या अपने परिवार को समय देंगे। तो हमने अपने परिवार को भी बड़े परिवार में समाहित कर दिया है, और मैं अपने बच्चों का सबका बड़ा गुनाहगार हूँ। आपके जीवन संगिनी का कितना और मरते वक्त ज़रूर मैं उनसे, माँ से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि उसके लिए नहीं कर पाया, और बच्चों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं उनके लिए भी सब वो नहीं कर पाया, क्योंकि एक ध्येय, एक लक्ष्य से राजनीति में आए
और इसलिए हमने उसी को आगे मंत्र मान करके चले, इसलिए परिवार दूसरी चीज़ों पर उतना वो नहीं कर पाए जो हमको करना चाहिए। नहीं, प्रश्न आप मेरा जो है इसका जवाब तो मुझे मिल गया है काफ़ी हद तक। एक प्रश्न कि बच्चों को क्या ऐसा उनकी तरफ से उन्होंने कभी आपको इस चीज़ का आभास होने दिया कि उनको ये लगता है नहीं होने दिया, और नहीं होने दिया। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा जब मैं कुछ भी नहीं था वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, तुम तो एक संसद सदस्य के, एक केंद्रीय मंत्री के, एक मुख्यमंत्री के बच्चे हो, तो तुमको आगे बढ़ने का जो ये प्लेटफॉर्म है यही काफ़ी है, तुम इसी पर संतोष करो, इससे बाकी की अपेक्षा मत करो। और मैंने कहा शेर के बच्चे को कोई शिकार करना, मछली के कोई तैरना थोड़ी सिखाता है, खुद सीखो जीवन के अंदर, जो सीख सकते हो, जो बेहतर कर सकते हो वो काम करो। और मैंने ये कहा कि दुनिया में कोई काम छोटा नहीं है, जिसको बेहतर कर सको और लोगों की संतुष्टि के साथ कर सको, प्रशंसा के साथ कर सको, उसको अपना लो। अच्छा, ज़रा सा बस इको टूरिज्म एक बड़ा मसला है। मसला इसलिए बड़ा है क्योंकि मुझे देर भी हो रही है जी। इको टूरिज्म का, नमस्कार। इको टूरिज्म का उत्तराखंड में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो सकता है और बहुत हद तक उत्तराखंड ने अपनाया भी है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इको टूरिज्म पर प्रकाश डालें और जैविक खेती पे, इसी के साथ हम अपनी बात का समापन करेंगे। देखिए, इको टूरिज्म की हमारे जिसके पास गंगा हो, जिसके पास हिमालय हो, जिसके पास इतने बड़े जंगल हों, जिसके पास आध्यात्म की इतनी बड़ी स्मृति हो, तो उसके लिए इको टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और इसीलिए हमने पर्यटन के साथ साथ, पर्यटन एक मुख्य आय का साधन है क्योंकि आपके, हमने पर्यटन के साथ साथ एक इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए भी अलग से एक माध्यम बनाया है। और मेरा अपना मानना यह है कि हमारी आजीविका का और राज्य के विकास में इसका बहुत बड़ा आगे योगदान रहेगा। और इतना ही फोकस मेरा अब जैविक खेती पे पहला, अभी तक तो मेरे सामने लक्ष्य ये था कि मैं खेती पर ध्यान दूँ, लोगों का ध्यान खींचूँ परंपरागत खेती पर, क्योंकि लोगों ने परंपरागत खेती छोड़ दी थी हमारे वहाँ। तो मैं अब उन फसलों को चर्चा में ले आया हूँ। अब हमारे वहाँ मंडुवे की बात होती है, हमारे वहाँ झोंगरे की बात होती है, गहत की बात होती है, राजमा की बात होती है, फाफर की बात होती है, माल्टे की बात होती है, गलगल की बात होती है, गंदरेनी की बात होती है। तो मैं फोकस ले आया हूँ उन पर खेती के ऊपर, मतलब ध्यान है। मैं उसको जैविक, मैंने अभी उसको जैविक नॉन जैविक का नाम नहीं दिया है। मैं फोकस लाया हूँ कि नहीं, ये भी है जहाँ से जो तुम्हारी तरक्की का सशक्त माध्यम बन सकता है। अब मैं धीरे धीरे इस बार से मैंने उसको कल्टीवेट करना शुरू किया है जैविक खेती की तरफ। पहला मेरा ध्यान ये था कि जो छूट गए हैं, जिन्होंने छोड़ी दी है खेती, उनको कहीं पहले वहाँ लाओ। अब मैं वहाँ से जैविक खेती की तरफ लौटाना। अब तो मैं जैविक चाय की तरफ भी जा रहा हूँ। मैं और चीज़ों जैविकी सब चीज़ों की तरफ जाने की सने सने कोशिश करूँगा। मगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि बिजली के बटन दबाने जैसा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इट विल रिक्वायर टाइम, और उसका रोड मैप हमारा बना हुआ है, हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश जी, थैंक यू। बात करके बहुत अच्छा लगा। हम इस कार्यक्रम के समापन पे हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर मिलेंगे हम एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।